Hi, I am Ritesh Kumar. I am a physics teacher. In present time, I help those students who are preparing for JEE and NEET. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस इट. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? It is the physical property of matter due to which it experience a force. कब फोर्स एक्सपीरियंस करता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. यानी कि यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसका? मैटर का, जिसके कारण से यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. यानी कि अगर प्रेजेंस ऑफ चार्ज के कारण ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है. कब एक्सपीरियंस करता है? जब मैटर को या ऑब्जेक्ट को या बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग विस्तार से आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है. तो अभी अपना जो डिस्कशन है वो इतना ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्या होता है? कूलम्ब. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल. इस तरह के सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल से. यानी हम लोग क्या सीखे?
SI unit of electric charge is coulomb. It is denoted by symbol कैपिटल C. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रिक चार्जर दो टाइप का होता है। देखो, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम कुछ और आगे पढ़ते हैं इसमें। लाइक चार्जेस repel each other. Whereas unlike charges attract each other. तो इस चीज का मतलब क्या हुआ? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब यह हुआ कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, या दो नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों क्या लाइक चार्ज है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा है इसमें? वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, चाहे पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा तब भी अट्रैक्शन होगा। इस बात को हम लोग आगे कूलम्ब्स लॉ में समझेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन अभी इतना ही छोड़ देते हैं। और एक अंतिम पॉइंट है, the body which has no charge is said to be neutral. यानी बॉडी जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। तो यह सब सिर्फ टर्म था, हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टडी इट।
इलेक्ट्रिक चार्जेस का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम चार्ज को किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज को उसी प्रकार से ऐड किया जाता है जिस प्रकार से स्केलर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 + 3 इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 2 और 3 क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके एडिशन को रूल हम लोग जानते हैं या पहले से ही पढ़ चुके हैं। या -3 और -4 इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -7 मिलेगा। तो यही रूल अप्लाई होता है। कब अप्लाई होता है? जब हम लोग चार्जेस को ऐड करते हैं। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे सिस्टम है, सिस्टम 3 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। Q1, Q2, Q3 सभी का वैल्यू दिया हुआ है। Q1 दिया हुआ है 4 कूलम, Q2 दिया हुआ है 6 कूलम, और Q3 दिया हुआ है -12 कूलम। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम पे नेट चार्ज या टोटल चार्ज बताइए। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली हम लोग को ऐड करना होगा। नेट चार्ज ऑन द सिस्टम दैट इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3, यानी कि क्या क्या है ऐड कर देते हैं उसको। 4 कूलम विद यूनिट ही लिखते हैं। 4 कूलम, Q2 कितना है? 6 कूलम, और ए दिया हुआ कितना? -12 कूलम। तो इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और ए हो जाएगा कितना? यानी कि -2। इसको ऐड करने पे हमको मिलेगा -2 कूलम, यानी कि सिस्टम के नेट चार्ज कितना होगा? -2 कूलम। तो इस एग्जांपल में हम लोगों ने ये समझा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को किस प्रकार से ऐड किया जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के और आगे बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये काफी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझिएगा। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि आप एक दुकान के पास गए कुछ सामान खरीदने के लिए और दुकानदार ने आपके सामने एक शर्त रखा। शर्त यह है कि आप इस दुकान से 5 रुपये या उसके मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं। दुकानदार के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप इस दुकान से 5 रुपये का सामान खरीद सकते हैं या 10 रुपये का खरीद सकते हैं या 15 रुपये खरीद सकते हैं एंड सो ऑन। दूसरे शब्दों में ये कहें तो हम इस बात को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि हम इस दुकान से 8 रुपये का सामान नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि इस दुकान में 8 रुपये का कोई तो सामान मौजूद ही नहीं है। और यही रूल इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ अप्लाई होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी खास नंबर का मल्टीपल होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस खास नंबर का मल्टीपल होता है। Q इक्वल टू एनी, Q है चार्ज ऑन द बॉडी, स्मॉल n है एनी इंटीजर। जिसको इंटीजर के बारे में नहीं पता है या भूल गए हैं तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं। इंटीजर होता है 0 +- 1 +- 2 एंड डॉट डॉट। ये होता है आपका इंटीजर। और ई क्या है? ई है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी क्यू क्या बता रहा है? चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है। स्मॉल n क्या है? एनी इंटीजर 0 +- 1 +- 2 डॉट डॉट। और स्मॉल e क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल e का वैल्यू भी लिख देते हैं। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे क्वेश्चन सोल्व करने में भी काम आता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है स्मॉल e का वैल्यू। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि Q इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एक बॉडी पे चार्ज है। क्या यह चार्ज बॉडी पे हो सकता है? तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। यानी कि इस फार्मूला से n का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। n इक्वल टू होता है Q/E और Q का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है और E का वैल्यू भी हम लोग यहाँ से पता मतलब जानते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 2। n का वैल्यू 2 आया। 2 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज दिया हुआ है वो बॉडी पे हो सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इसका इस्तेमाल अच्छा खासा किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अलग अलग रीजन का हम लोग चार्ज अलग अलग मान लेते हैं, Q1 है, Q2 है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। किसी प्रकार का एक प्रोसेस हो सकता है, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि उसको अर्थिंग कर दिए, या कुछ भी प्रोसेस हो सकता है जिससे उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकता है। तो प्रोसेस के बाद इस आइसोलेटेड जो सिस्टम था उसका चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से हो गया। ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर प्रोसेस, और यह है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर द प्रोसेस। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इसका हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, या नेट चार्ज बोल सकते हैं, हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि प्रोसेस से पहले इसका चार्ज क्या है? Q1 प्लस Q2 है। अब प्रोसेस के बाद कितना है? Q3 प्लस Q4 है। यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ये बात हम कैसे लिखे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हम लोग आगे कुछ और स्टडी करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में कूलॉम लॉ को स्टडी करेंगे। कूलॉम लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से स्टडी कीजिएगा। तो कूलॉम लॉ हम लोग शुरू करते हैं। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ का कोई ना कोई उपयोग होता है। तो कूलॉम लॉ का क्या उपयोग है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द, किस चीज को फाइंड आउट करने में इस लॉ का उपयोग किया जाता है, हम लोग देखते हैं।
हम लोगों ने क्या देखा, दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। कूलम्ब लॉ का उपयोग दो पॉइंट चार्जेज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब हम इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे ये दो पॉइंट चार्ज है, एक को बोलते हैं Q1 और एक को बोलते हैं Q2, ठीक है। अब Q1 और Q2 स्पेस में किसी न किसी पॉइंट पर तो लोकेटेड होगा ही होगा, तो उसके लिए हम लोग एक ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो Q1 के जो लोकेशन का पोजीशन वेक्टर है वो है R1 और Q2 के जो लोकेशन है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज के बारे में पहले हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, मतलब हुआ कि Q1 जहां लोकेटेड है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग R1 से डिनोट कर रहे हैं। R2, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, मतलब Q2 जहां पे लोकेटेड है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कुछ और टर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। उसी प्रकार से एक और दूसरा है F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये टर्म हम इसलिए लिखते रहे हैं क्योंकि आगे हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें सारा टर्म होगा, तो वहां पे आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगी, इसलिए हम पहले इस टर्म को लिख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बताना भूल गए हैं कि जो चार्ज है उस चार्ज को एक मीडियम में रखा गया है। और मीडियम का जो परमिटिविटी है वो इप्सिलॉन है। ये सब आगे हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम चीजों को एक एक करके समझेंगे। इसको भी मिटा देते हैं, केवल इस फिगर को छोड़ देते हैं।
तो ये मेन फिगर यही है, बाकी तो ऐसे ही। तो अब हम कूलम्ब लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं F21, यानी क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, एक तो मैग्नीट्यूड है और क्योंकि वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक यूनिट वेक्टर मतलब कि इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R21 मतलब यह हुआ कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी इस डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट करना पड़ेगा। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर को भी हम लोग लिख लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी R2 माइनस R1 अब बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अब इसी चीज को हम थोड़ा अच्छा से लिखें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है, तो बराबर नहीं है। अब फाइनल आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन RQ, R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये जो है F21 वेक्टर हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। F21 वेक्टर को हम लोग अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा RQ, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखा है, और इधर हो जाएगा क्या R2 माइनस R1, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सब चीज मालूम है, Q1 है, Q2 है, एप्सिलॉन के बारे में बता दिए कि मीडियम का परमिटिविटी है। अब स्मॉल r के बारे में भी बताते हैं, R2 वेक्टर और R1 वेक्टर के बारे में बता ही चुके हैं। अब R इसमें क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। R जो है वो दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन है। यहाँ R को हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड या R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो R को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज Q1 पे, सॉरी चार्ज Q2 पे Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको
हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया। इसको हम लोग A1 इक्वेशन मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लोग मतलब कि अच्छे से समझ लीजिए और मतलब कि जरूरत के हिसाब से आपको याद भी करना पड़ेगा। अब हम दूसरा टर्म की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टर्म में ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा हम बदल देते हैं। दूसरा जो टर्म है वो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 के से मेरा है एक्सप्रेशन यहाँ पे बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1-2 हो जाएगा, और यहाँ पे बदलना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा R2। और यहाँ नहीं भी बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम क्या देखें कि मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर या मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दोनों सेम होता है। तो इसको सेम ही छोड़ दीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ भी बदल दीजिए आप लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर तो आपका R के बराबर होगा, अभी अभी हम लोग बताएं। तो बस यहाँ एक और बदलना पड़ेगा, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा। और फाइनल एक्सप्रेशन में भी हम लोग बदलाव कर देते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा बदलाव, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। और इसको भी आप लोग एक्टिव कर दीजिए, ठीक। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। इस बार क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, R1 माइनस R2 ठीक है, तो सेम लिखाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। R1 माइनस R2 लिखा, R1 माइनस R2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस टर्म को भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग कुछ आगे स्टडी करते हैं। दोनों काफी महत्वपूर्ण है और हमने वेक्टर में ही पढ़ाया, क्योंकि वेक्टर में एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो और क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस टर्म को वेक्टर फॉर्म में ही पढ़ाया। तो अब हम लोग देख चुके हैं क्या क्या कि Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और दूसरा स्टडी क्या कर चुके हैं, Q1 चार्ज पे Q2 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब हम कुछ आगे इसमें बढ़ते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब कूलॉम्स लॉ में हम लोग जो है
सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट ये है दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स का सिंपल मतलब समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको आप 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होंगे, और वहां नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे बता दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि एक बॉडी है वो अभी ए पोजीशन पे है और कुछ समय के बाद बी पोजीशन पर गया, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि बॉडी जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो इस केस में जो बॉडी का एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगा, एनर्जी टोटल एट ए इक्वल टू एनर्जी टोटल एट बी। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी का जो एनर्जी है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रह रहा है। तो कंजर्वेटिव नेचर का यही मतलब हुआ। अब हम कुछ आगे भी पढ़ते हैं। कूलम्ब लॉ में जो है आगे जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि F21 का मैग्नीट्यूड जो होता है वो F12 के बराबर होता है, लेकिन बट जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। यानी F21 जो होगा वो होगा माइनस ऑफ F12। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस कॉन्सेप्ट का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म है। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि जो स्मॉल के एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सब का हम मतलब भी लिख देते हैं। इप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। और स्मॉल के जो हम लोगों ने डिफाइन किया ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो स्मॉल के इक्वल टू होता है
इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और स्मॉल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू भी लिख देते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो आपको काफी जो है इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो है यूनिट निकालने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, और आपका हो जाएगा क्या चाहिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलम्ब स्क्वायर ऐसा करते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट को इधर सीधे ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर लेंगे, कूलम्ब स्क्वायर बटा, और इसको इस साइड ले गए, और हम लोगों ने न्यूटन से जो है दोनों साइड डिवाइड कर दिया। न्यूटन को इधर लेते हैं और इसको इधर लेते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट का ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट का भी वही होगा, यानी कि इसका जो है यूनिट हो जाएगा क्या चाहिए, यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यदि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेयर ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस बात को हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो एक बार हम लोग फिगर को बनाते हैं जो हम लोग कुछ समय पहले पढ़े। ये ओरिजिन था हम लोग का, एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था, एक R1 वेक्टर था और एक R2 वेक्टर था। ठीक है, तो हम एक ही का एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसी से हम लोग समझ जाएंगे। ये क्या था, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो सारा कंडीशन वही था जो हम लोग शुरू में लिए थे, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन RQ, और ये आपका क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। अब हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे इस टर्म के ऊपर, Q1 इंटू Q2 पे। इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। अब इसमें देखिए क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा, तो यहाँ पॉजिटिव होने से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन जो होगा then F21 is along इसी वेक्टर के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये सब तो मैग्नीट्यूड है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। यानी कि अगर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है
अब F21 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सही है ना। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स का टेंडेंसी क्या है, इस सेपरेशन को बढ़ाने का है, मतलब क्या हुआ, रिपल्सन होगा। तो हम लोग समझ लिए कि जब दो लाइन चार्जेज होता है, यानी कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो, तब दोनों के बीच रिपल्सन होता है। हम लोग पहले ही पढ़े थे, अब इस बात को यहाँ पर हम लोग समझ लिए। अब हम दूसरा केस इसी में लेते हैं, if Q1 Q2 लेस देन 0। ये कब हो सकता है, जब Q1 पॉजिटिव हो Q2 निगेटिव हो, या Q1 निगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो, यानी अनलाइक चार्जेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, देन F21 इज अलोंग। अब यहाँ पे माइनस लगने से वेक्टर का साइन जो है वो बदल जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी कि अब जो है अब जो Q2 पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस बार हम देख रहे हैं क्या, कि जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के सेपरेशन को घटाने की टेंडेंसी रखता है। तो जब इस प्रकार का फोर्स लगता है तो क्या है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है। जब जो अप्लाई हो रहा है फोर्स, उसके कारण दोनों के बीच का सेपरेशन अगर घट रहा है, मतलब वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है, पहले हम लोग पढ़े थे, और अब हम इस बात को इस एक्सप्रेशन के थ्रू समझ लेंगे। एक पॉइंट इसमें और बच रहा है, उसको भी हम लोग अभी स्टडी कर लेते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी आप लोग काफी ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व हो तो उस समय आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पढ़ते हैं। कूलम्ब लॉ के थ्रू तो हम लोग सीखे कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। यानी कि सिंपली दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब लॉ। लेकिन अगर चार्ज एक है और उसके अराउंड बहुत सारा चार्ज है, जैसे कि एक कोई चार्ज है, इसके अराउंड मान लीजिए कि तीन चार्ज है, जैसे Q0 चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। तो इस केस में
हमको जो क्यू नॉट पर फोर्स पूछेगा कि क्यू नॉट पर नेट फोर्स निकालिए, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोग सिर्फ नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और सारे फोर्सेस को, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोग क्यू नॉट पे लगने वाले नेट फोर्स को निकाल पाएंगे। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे वो चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है एंड सो ऑन। मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यानी कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है जिसमें टोटल कितना चार्ज है, n चार्जेज है, Q1 से लेकर के Qn तक। अब हमसे कोई पूछा कि Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। F1 डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। F2 जो है आपका फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, और इसी प्रकार से जो है से कि Qn चार्ज भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसको हम लोग Fn-1 से डिनोट करते हैं। ये हो गया फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन सॉरी Fn-1 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि नेट चार्ज अगर हमको निकालना है किस पे, Q1 चार्ज पे, तो सारा जो फोर्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है Q1 पे उसको हम लोग मान लेते हैं F नेट, क्या मान लिए, F नेट। F नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 कहाँ तक, Fn-1 तक,